हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज हमें देखना है कि जो भारत का संविधान है वो किस तरीके से उसका विकास हुआ, उन सभी पहलुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। ये भारतीय संविधान का आज पहला क्लास है और दिमाग को आप अच्छे से ठंडा रखें और फोकस्ड रखें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो शुरुआत करते हैं। लॉर्ड मायर्स की अध्यक्षता में 1599 में एक सभा बुलाई गई, जिसका परिणाम यह निकल के आया कि कंपनी का गठन हुआ। दोस्तों, 1599 में ये बात है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई। उस सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मायर्स। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मायर्स। अब उसमें यह परिणाम निकल के आया कि एक कंपनी का गठन किया गया। अब इस कंपनी का गठन क्यों किया गया? इस कंपनी का गठन दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि इस कंपनी का मेन उद्देश्य क्या रखा गया कि ये अब पूर्वी देशों के साथ क्या करेगी? जाकर व्यापार करेगी। इसका ये मेन उद्देश्य था। अब उसके बाद इस कंपनी का क्या नाम रखा गया? इस कंपनी का जो ऑफिशियल या औपचारिक जो नाम रखा गया वो था दोस्तों द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका नाम ये रखा गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी का औपचारिक नाम क्या था, तो वो ये था। अब होता क्या है, उसके बाद स्थिति क्या बनती है कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी उनका आगमन जो है किस प्रकार क्रमशः हुआ, वो हम देखते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो आए वो आए पुर्तगाली, उनके बाद आए डच के बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस तरीके से क्रमशः जो यूरोपीय शक्तियां थी उनका आगमन भारत में होता है। आपको इनको याद रखना है क्रम से। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली यानी पी, उसके बाद आए डच यानी डी, उसके बाद आते हैं भारत में अंग्रेज, तो PDA। इसको इस तरीके से ट्रिक से याद रखना है। डेनिश, DF और S, PDA DFS। इसको ट्रिक से इस तरीके से क्या रखना है? आपको याद रखना है इनका क्रम। तो 1599 के बाद अब क्या होता है कि चार्टर एक्ट पहला, जिसका नाम क्या था? चार्टर एक्ट 16 से। इसमें क्या होता है? चार्टर एक्ट 16 से, ये जो चार्टर एक्ट 16 से है, ये भारतीय जो संविधान का विकास था उससे कोई संबंध नहीं रखता है। तो हम देखते हैं ये चार्टर एक्ट जो 16 से था वो क्या था। इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम इनका पूरा नाम होता है। अब इन्होंने एक आज्ञा पत्र दिया और उसमें इन्होंने ये अनुमति दी, किसको? कंपनी को। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए कंपनी जो है व्यापार कर सकती है पूर्वी देशों के साथ। इस चार्टर एक्ट में यह कहा गया। दूसरी बात इसमें क्या महत्वपूर्ण थी, ए का अधिकार प्राप्त हुआ कंपनी को। ए का अधिकार का मतलब क्या है कि ए का अधिकार यानी सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार किसको होता है? कंपनी को। क्या? व्यापार करने का पूर्वी देशों के साथ। अब ये जो ए का अधिकार है, शुरुआत होती है इसकी सन 1600 से लेकर 1813 तक। कब? 1813 तक। यानी ये ए का अधिकार जो है 1600 से लेकर और 1813 तक चलता है, जो 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, जो कंपनी का ए का अधिकार था उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1858 का जो एक्ट आता है उसमें कंपनी को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमें देखना क्या है कि
एक सभा बुलाई गई थी, हमने अभी देखा था किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मायर्स की अध्यक्षता में। और उस सभा में मुख्य रूप से जो व्यक्ति इकट्ठा हुए थे वो कौन थे, वो थे निवेशक, यानी जो व्यापारी, जो शेयर धारक थे, जो कंपनी पर पैसा लगाएंगे, वो उस सभा में बुलाए गए थे। तो अब इसमें क्या तय किया गया, अब यहां पर दो संस्था हैं जो कंपनी के लिए काम करेंगी। सबसे पहली संस्था थी जिसका नाम था COP, इसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी अगर हिंदी में देखें तो निवेशक मंडल, जो पैसा निवेश करते थे किसके लिए, कंपनी के लिए। किसके लिए पैसा निवेश करते थे, कंपनी के लिए, जो कंपनी के शेयर धारक होते थे। अब इसमें शर्त क्या रखी गई कि जो भी शेयर धारक 500 पाउंड से ज्यादा, कितने, 500 पाउंड से ज्यादा कंपनी में शेयर धारक होगा, वो क्या करेगा, वो इस निदेशक मंडल में वोट डाल सकता है। यानी ये जो COPF है, ये एक ऐसा मंडल था जिन्होंने कंपनी पर पैसा खर्च किया था या कंपनी पर निवेश किया था, या आप कह सकते हो कंपनी में शेयर धारक थे। अब इनका काम ये था कि एक दूसरी संस्था होती है जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें इसको बोला जाता था निदेशक मंडल। क्या बोला जाता था, निदेशक मंडल। और इसमें 24 सदस्य होते थे, कितने, 24। अब इन 24 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इन 24 सदस्यों की नियुक्ति करेगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ये जो निवेशक थे, ये बहुत सारे निवेशक होते थे और अपने में से ही किन्हीं 24 सदस्यों को नियुक्ति करते थे वोट डालकर, और बनाते थे क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनको प्रतिवर्ष क्या कर दिया जाता था, प्रतिवर्ष यानी हर 1 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाता था। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या बिंदु जो थे वो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, आपको पता चला क्या है, ये निवेशक मंडल था जो कंपनी पर पैसा लगाता था, और इन्हीं के द्वारा कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था उनको नियुक्त किया जाता था। और यही किसके द्वारा, वोट के द्वारा, वोट के द्वारा ये उनको क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे या उनकी नियुक्ति करते थे। और कौन वोट डाल सकता था, जो 500 पाउंड से ज्यादा जिसने कंपनी पर खर्च किया है, उससे कम यदि किसी ने निवेश किया है तो निदेशक मंडल के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए वो वोट नहीं डालेगा। और ये प्रतिवर्ष क्या होते थे, सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। तो ये बात आपको इतनी पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सारा काम होता है और ये है वर्ल्ड मैप। अब कंपनी बन चुकी है, उसका गठन हो चुका है, उसको आज्ञा पत्र भी प्राप्त हो चुका है महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से। अब ये है देश यहाँ पे ब्रिटेन। ब्रिटेन के निवासियों को क्या कहा जाता है, अंग्रेज। और अंग्रेज यहाँ से व्यापार करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ये पहुंचते हैं भारत में। कहाँ प्रवेश करते हैं, भारत में। अब अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, सूरत में। कहाँ पर लगाई, सूरत में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखा अपने चार्टर एक्ट 16 से। उसके बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम है 1726 का चार्टर एक्ट, या इसी को भी हम बोल देते हैं राजलेख 1600, यानी राजलेख 1600, सॉरी राजलेख 1726। क्या बोलते हैं, राजलेख 1726। राजलेख का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजा के द्वारा लिखा हुआ लेख। ये बात आपको इतनी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस चार्टर एक्ट में क्या बदलाव किए गए 1600 के बाद। अब ये एक्ट आता है 1726 में। अब यहां पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये जो कंपनी थी इसके ऊपर जो भी सबसे बड़ी संस्था काम कर रही थी वो कौन थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। प्लस इसी में क्या होते थे, 24 सदस्य। कितने सदस्य होते थे दोस्तों, 24। इसके नीचे क्या होती थी, कंपनी। क्या होती थी, कंपनी। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्या होता था,
कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, यानी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर निवेशक मंडल जो था वो नियुक्ति करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की या 24 सदस्यों की, और 24 सदस्यों जो थे उनमें से ही एक ये क्या चुन लेते थे, निदेशक और एक उपनिदेशक। अब ये जो कंपनी पर क्या रखता था ये सीओडी जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका नियंत्रण किसके ऊपर होता था, सीधे सीधे कंपनी के ऊपर। यानी कंपनी के जो नियम कानून या जो विधि थी वो कौन बनाता था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। कोई भी विधि या कानून बनाना है वो कौन बनाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और उसको कहां पर भेजेगा, भारत में, और वो कंपनी पर क्या होगा, लागू होगा। इस तरीके से अब तक ये चल रहा था, कहां पर, 1726 के चार्टर एक्ट तक ये अभी चल रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या बदलाव होते हैं, 1726 के आते आते अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित कर ली, जिनमें से वो 3 प्रेसिडेंसियां कौन सी थी। पहली प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी, दूसरी थी बंगाल प्रेसिडेंसी और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां 1726 के आते आते ये स्थापित कर लेते हैं, कौन, अंग्रेज। अब इन प्रेसिडेंसियों में 3 गवर्नर होते थे, प्रत्येक में एक गवर्नर होता था जो यहाँ का सबसे मुख्य अधिकारी होता था। ये हमने देखा। अब 3 प्रेसिडेंसियां बन गईं। अब आया 1726 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या किया गया, जो बंगाल, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां हैं उसको विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि आप छोटे मोटे नियम कानून क्या कर सकते हो, बना सकते हो अपनी प्रेसिडेंसी के लिए। ये किसने कहा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे अभी तक विधि बना के कौन भेजते थे, वो यही भेजते थे। लेकिन अब क्या कर दिया इस एक्ट में, जो विधि बनाने की शक्ति थी उसको थोड़ा क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब इससे क्या परिणाम निकल के आता है, इससे परिणाम ये निकल के आता है कि यहाँ शक्ति का क्या कर दिया है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, शक्ति को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। इससे पहले जो सारी शक्ति थी वो किसके पास थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थी। लेकिन अब शक्ति को क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। कहां पर, 3 जगह पर, बंबई, मद्रास और बंगाल। अब शक्ति का क्या कर दिया है, विकेंद्रीकरण। तो यही मुख्य रूप से यहां पर बदलाव किया गया कि तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग अलग विधि बनाने की शक्ति क्या कर दी गई, प्रदान कर दी गई। तो ये था राजलेख 1726। और यहां पर मुख्य जो परिणाम निकल के आया वो ये था कि यहां पर शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। यानी प्रथम बार शक्ति का विकेंद्रीकरण कहां किया गया, 1726 में। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कहां पूछे जाते हैं, यूपीएससी में। कहां, यूपीएससी में। इसी टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल, किसी कंसेप्ट पे आधारित, नॉट द फैक्चुअल। यानी फैक्चुअल क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चार्टर एक्ट आपने देखे और इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1726। आज के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।